नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2022 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप अपना फॉर्म कैसे फिल कर पाओगे, स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको सरकारी भर्ती से जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.go.in पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देता है न्यू एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू एसएसओ आईडी। तो ये आपको अपने एसएसओ पोर्टल पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये आपको आपकी एसएसओ पर रिडायरेक्ट कर देता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी एसएसओ आईडी यूजर नेम आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको आपकी एसएसओ आईडी के पासवर्ड फिल करना है। और ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है और आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपनी एसएसओ पे लॉगिन हो जाना है। यदि आपने अपनी एसएसओ आईडी नहीं रखी है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको अपनी एसएसओ आईडी जनरेट कर लेनी है। एसएसओ पर लॉगिन होने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऐप पे आ जाना है और वहाँ पर क्लिक करना है। जैसा कि यदि आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऐप नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सर्च किस चीज़ पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऐप दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऐप पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिक्रूटमेंट पोर्टल की ऐप पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको जो भी प्रेजेंट के अंदर जो भी वैकेंसी निकली हुई है वो आपको यहाँ पर शो हो जाती है। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हो तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपको सेकेंडरी टीचर ग्रेड सेकेंड एग्जाम 2022 आरपीएससी। तो आपको सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करते हो तो आपको एक मैसेज आ रहा है कि प्लीज अपडेट डिटेल वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज रिक्वायरमेंट पोर्टल प्रोफाइल। यदि आपने अभी तक साइट के ऊपर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ओटीआर नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर ओटीआर करनी पड़ती है, जिससे आपकी वैसी डिटेल ऑलरेडी आपको फिल हो जाती है। यदि आप ओटीआर करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ओके का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए पहले आपको यहाँ पर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको ओटीआर फिल करनी होगी। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कैसे फिल कर पाओगे, सबसे पहले आपको अपना क्या करना होगा कि आपके जो जनाधार नंबर है वो जनाधार नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं और यहाँ पर फेस मेंबर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप फेस मेंबर पर क्लिक करोगे तो आपके जनाधार के साथ जितने भी मेंबर ऐड है वो आपको यहाँ पर हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर स्टेप टू स्टेप आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने जनाधार नंबर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने जनाधार नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जनाधार नंबर फिल कर दिया। मैं इसे फेस मेंबर पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं फेस मेंबर पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे जनाधार के साथ जो भी सदस्य लिंक है उनके नाम यहाँ पर हो जाएंगे। अब मुझे जिसका भी फॉर्म ऑनलाइन करना है, जिसकी मुझे ओटीआर करनी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, मैं उसके चेकबॉक्स पर क्लिक कर दूंगा और चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद में मैं अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर मेरे कुछ जनाधार मेंबर आईडी और यहाँ पर मेरे आधार कार्ड नंबर यहाँ पर शो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक ओटीपी मेरे मोबाइल पर सेंड की जाएगी, जो कि मेरे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे। वो ओटीपी मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर मैं यहाँ पर ओटीपी आ गई है। तो मैंने यहाँ पर ओटीपी फिल कर दी है और मैं यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ।
जैसे मैं वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरे जन आधार के नाम से यहाँ पर मेरा पूरा डेटा फेच हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए कि आपका यहाँ पर मेरा कैंडिडेट का नाम भी फेच हो गया, यहाँ पर जन आधार से फेच हो जाएगा, यहाँ पर फादर्स नाम फेच हो गया है, यहाँ पर मेरी ड्यू भी फेच हो गई है, यहाँ पर जो मेरे मोबाइल नंबर थे वो सब डिटेल यहाँ पर मेरी फेच हो गई है। अब मुझे यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है और यहाँ पर मुझे आगे की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी मुझे फिल करनी है और यहाँ पर मुझे ईमेल आईडी फिल करने के बाद में वेरीफाई ईमेल करना होगा और यहाँ पर फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर दी है। अब मैं यहाँ पर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कर दूंगा। वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करने के बाद में मेरी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। वो ओटीपी मुझे यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर मेरी जीमेल आईडी पे ओटीपी आ गई है, तो मैं यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओटीपी वेरीफाई कर दिया, तो मैं यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई हो गई है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी डिटेल अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। यहाँ पर चेक कर लेने के बाद में आपको क्या करना होगा कि वेरीफाई ओटीआर पर आपको क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई ओटीआर पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरी जो ओटीपी ऑथोराइज थी यहाँ पर मेरी डिटेल शो हो रही है। तो मुझे यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो आपके जो मोबाइल नंबर होंगे उसके ऊपर आपको एक ओटीपी भेजी जाएगी, तो वो ओटीपी भी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई दे रहा है कि योर डिटेल हैज बीन सेव्ड एंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर मेरा वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर नंबर मुझे यहाँ पर फिल प्राप्त हो गए हैं। तो नाउ यू कैन फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हो। इस तरह से आपको अपना फॉर्म फिल करने के लिए फॉर्म फिल करने से पहले आपको अपने ओटीआर और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको अपने फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा। फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक ऐप दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऐप पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऐप पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऐप पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना। प्रेजेंट समय में जो भी वैकेंसी निकली हुई है वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर सेकंड ग्रेड टीचर के फॉर्म पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस फॉर्म के लिए आपको सेकंड ग्रेड टीचर के फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के लिंक दिखाई देंगे। आप जिस सब्जेक्ट से भी अप्लाई करना चाहते हो या आप जिस सब्जेक्ट से भी फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो, आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना है। मैं हिंदी सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं हिंदी के लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं हिंदी के लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं तो इस तरह से मेरा फॉर्म यहाँ पर सामने आ जाता है। तो यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर 4 स्टेप कंप्लीट करनी होगी। आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल कंप्लीट करनी होगी। सेकंड स्टेप के अंदर आपको आपकी पर्सनल डिटेल कंप्लीट करनी होगी और थर्ड स्टेप के अंदर आपको आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस संबंधित डिटेल आपको कंप्लीट करनी होगी। और फोर्थ डिटेल में आपको आइडेंटिफिकेशन और इंक्लोजर संबंधित डॉक्यूमेंट संबंधित डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर मैंने ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, जिसके कारण ये यहाँ पर मेरी कुछ डिटेल यहाँ पर वहाँ से फेच हो गई है। जैसे कि यहाँ पर आवेदक का नाम यहाँ पर मेरा फेच हो गया है। ये कहाँ से फेच हुआ है, क्योंकि मैंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया तो वहाँ से ये नाम फेच हो गया है। यहाँ पर जेंडर फेच हो गया है और यहाँ पर पिताजी यहाँ पर फादर्स नेम फेच हो गया है और यहाँ पर आपकी ड्यू भी वहाँ से फेच हो जाएगी। इसके अंदर आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हो। बाकी फॉर्म के अंदर आप करेक्शन करना चाहते हो तो आप करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए आपकी डिटेल आपको चेक कर लेनी है कि सही है या नहीं है। जैसे कि आपकी माता का नाम में कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ से माता का नाम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको मदर्स नेम फिल कर देना है। मदर्स नेम फिल करने के बाद में आपकी कैटेगरी जो भी कैटेगरी हो, आपकी कैटेगरी आपको SC ST OBC जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। बट मैं SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर SC कैटेगरी फिल कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आ जाना है। आपको यदि PH कैंडिडेट तो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यदि आप यहाँ पर ब्लाइंडनेस या लो विजन से
बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर ब्लाइंडनेस या लो विजन कैटेगरी से सिलेक्ट कर लेनी है, या आपको यहाँ पर हेयरिंग से बिलोंग करते हो तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप इस कैंडिडेट नहीं है तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल के चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यदि आप यहाँ पर कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ब्लाइंडनेस कर दिया है, यहाँ पर मैंने ब्लाइंडनेस के चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर मुझे उसकी उप कैटेगरी भी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, लो विजन है या ब्लाइंडनेस है। बट यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल हूँ, कि मैं पेज कैंडिडेट नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देता हूँ। नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करने के बाद में आपको आगे की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर क्या सुप्ति लेखक की आवश्यकता है, तो ये सब यहाँ पर हाइड हो रखे हैं, तो आपको यहाँ पर इनको छोड़ देना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। यदि आप डिवोर्सेस हो तो आपको डिवोर्सेस के चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा, या आप मैरिड हो तो आपको मैरिड करना होगा, यदि आप सिंगल हो तो सिंगल करना होगा, यदि आप अनमैरिड हो तो आपको यहाँ पर अनमैरिड करना होगा। यदि आप यहाँ पर मैरिड करते हो तो ये मैरिड करने के बाद में आपके जीवित बाल बालकों की संख्या आपको देनी होगी। 1/6/2002 के पहले आपके कितने जीवित बालक थे तो उसकी संख्या इतनी होगी कि 1 थे, और उसके बाद में आपके कितने बच्चे थे तो उसका विवरण आपको इस तरह से देना होगा। यदि 1/6/2002 के पहले आपकी कोई संतान नहीं है तो आपको यहाँ पर जो कर देना, और इसकी एंट्री आपको इस तरह से कर देनी है। बट यहाँ पर मैं जिसका फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या है कि अनमैरिड है, तो मैं यहाँ पर अनमैरिड पर क्लिक कर देता हूँ। अनमैरिड पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जीवित बालकों की संख्या आपको यहाँ पर 0 कर देना है। 0 करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर फिल करने होंगे। रजिस्ट्रेशन मोबाइल आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में, क्योंकि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एडमिट कार्ड से संबंधित वो सब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी। यहाँ पर आपको आपकी जो भी जीमेल आईडी हो, जीमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड नंबर, आपकी जो भी आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTI किया वहाँ से फेच हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी जन आधार ID भी वहाँ से फेच हो जाएगी। यदि आपके आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर गलत हो रहे हैं तो आप इसके अंदर एडिट भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। बट यहाँ जैसे कि आप यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हो आपके आधार कार्ड के नंबर के अंदर। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देना कंपल्सरी है। आप चाहो तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हैं। फिर नीचे जाना है अप्लाइंग फॉर के लिए आवेदन। क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो? आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो, आपको यहाँ पर यस करना होगा। यदि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित नहीं हो तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। यदि आप नॉन TSP से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। यदि आप TSP क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। उसी प्रकार आपका एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। सेकंड स्टेप के अंदर पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपकी नेशनलिटी जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में आपको होम स्टेट कौन सा है वो होम स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। होम स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो वो जिला होम डिस्ट्रिक्ट आपकी होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपकी जो भी होम ब्लॉक हो, होम तहसील हो, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। होम ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में आपकी ब्लॉक तहसील आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस तहसील से बिलोंग करते हो वो तहसील आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, और आपके विलेज का गाँव आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप कोई भी तहसील यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद में आप जिस गाँव से बिलोंग करते हो वो गाँव आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये डेट फिल करने के बाद में यदि आप नीचे आ जाने के बाद में सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, यदि आप अदर कंट्री से इंडिया के अंदर सेलेक्ट हो तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना है। यदि आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप कौन सी कंट्री से आप इंडिया के अंदर सेटल हुए हो या स्थापित हुए हो। बट मैं यहाँ पर मैं इंडियन हूँ या इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। यहाँ पर मैं किसी अन्य कंट्री से यहाँ पर इंडिया में सेटल नहीं हुआ हूँ। तो इसको करते हुए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में कुछ स्पेशल कैटेगरी दी गई है, वहाँ पर आपको यहाँ पर यस नो में इसका अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे कि आपको बताया हुआ कि आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना होगा। तो यहाँ पर मैं नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। आर यू क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो? यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना होगा। यदि आप यस करते हो तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि स्पोर्ट्स पर्सन क्या है, तो आप डिस्ट्रिक्ट खेले हो या स्टेट खेले हो या नेशनल खेले हो या इंटरनेशनल खेले हो वो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे कि आपने नेशनल खेला तो आपको नेशनल के चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, और बाकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी कि आपने क्या खेला है, कौन से टूर्नामेंट का प्रकार वगैरह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। बट मैं क्या है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नो पर क्लिक कर देता हूँ। नो पर क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल करता है और नीचे जाना है। आज नीचे जाने के बाद में यह बताया गया है कि मौजूदा सरकार विभाग या सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। तो यहाँ पर नो कर देता हूँ। यदि आप एनसीसी कैडेट है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अन्यथा यहाँ पर नो करना है।
आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यस नो करना होगा। यहाँ पर आपको भूतपूर्व कैदी बताया गया तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। नो करने के बाद में नीचे आ जाना है। क्या आप मौजूद राज्य सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना होगा। ये सभी डिटेल आपको आपके अकॉर्डिंग फिल करनी है। फिर नीचे आ जाना है कि इज योर फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 1.5 लाख। क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.5 लाख से कम है? यदि आपकी पारिवारिक आय 1.5 लाख से कम है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, और नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। तो मैं जिसका फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ उसकी इनकम 1.5 लाख से कम है तो मैं यहाँ पर यस पर कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं यस पर क्लिक करता हूँ तो एक मैसेज आता है कि डियर कैंडिडेट यू हैव सिलेक्टेड इनकम लेस देन 2.5 लाख, आर यू श्योर? तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर श्योर हूँ। यहाँ पर इनकम 1.5 लाख से कम करने के बाद में यदि आपका नंबर आ जाता है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी अपने साथ लेके जाना होगा। यदि आपको यहाँ पर कुछ एडिशनल कैटेगरी दी गई है तो आप जिस एडिशनल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसकी चेक बॉक्स के सामने आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर थर्ड स्टेप मुझे कंप्लीट करनी होगी। थर्ड स्टेप में मुझे यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस संबंधी डिटेल मुझे यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर दिखाया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता की डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सबसे फर्स्ट के अंदर आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो भी सेकेंडरी और 10th की डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। डिटेल आपको कैसे फिल करनी है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ग्रुप आपके 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे उसके नाम आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। जैसे कि आपके हिंदी था और हिंदी है, इंग्लिश है, तो आपको इस तरह से अपने नाम अपने जो क्या सब्जेक्ट थे उसके नाम आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। इस तरह से आपको फिल करने हैं। यदि आप इस तरह से फिल नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऑल सब्जेक्ट कर देता हूँ। ऑल सब्जेक्ट फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना होगा कि 10th बोर्ड आपने 10th क्लास आपने कौन से बोर्ड से पास किए, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 10th RBSC अजमेर से पास किया तो मैं यहाँ RBSC अजमेर कर देता हूँ। फिर आपके रोल नंबर 10th क्लास में आपके जो भी रोल नंबर थे वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। आपका रिजल्ट CGPA में था या ग्रेड में था या परसेंटेज में था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपका उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपने 10th कौन से किस सन में पास किए। जिस भी सन में आपने 10th पास किए वो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और आपको 10th के अंदर आपको कितने परसेंटेज बने थे वो परसेंटेज आपको यहाँ पर इस तरह से फिल कर देने हैं। फिर आपको यहाँ पर सेकेंडरी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। इस सेकेंडरी के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट थे, तो मैं यहाँ पर सेकेंडरी के अंदर मेरे जो सब्जेक्ट थे मैंने यहाँ पर फिल करते हैं वो भी आपको इस तरह से फिल कर देना है। हिस्ट्री, हिंदी, साहित्य और ज्योग्राफी में 12th के अंदर सब्जेक्ट थे तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। और मैंने 12th भी RBSC बोर्ड से अजमेर से की है तो मैं यहाँ पर RBSC अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 12th के रोल नंबर आपको ऐसे से फिल कर देना है। आपका 12th का रिजल्ट ग्रेड में था, परसेंटेज में था, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और आपने 12th कौन से सन के अंदर की थी वो सन भी आपको ये भी आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और आपके कितने परसेंटेज मिलते हैं 12th के अंदर आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। ग्रेजुएशन के अंदर आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर इस तरह से आपको फिल कर देने हैं। इस तरह से आपको अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट यहाँ पर फिल कर देना है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट फिल करने के बाद में आपने ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर मैंने जिस यूनिवर्सिटी से भी मैंने ग्रेजुएशन की थी उस यूनिवर्सिटी का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है, MDSU अजमेर। ये आपके ग्रेजुएशन की जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ग्रेजुएशन जो आपने कंप्लीट की थी वो आपका रिजल्ट आ गया है या नहीं आया, उसका रिजल्ट आ गया तो CGPA में था, ग्रेड में था या परसेंटेज में था, या अभी आप लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर रिजल्ट अवॉइडेड अपरिंग पे भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप रिजल्ट अवॉइडेड अपरिंग पे क्लिक करते हो तो आगे के जो भी ऑप्शन होंगे यहाँ पर आपके हाइड हो जाएंगे। बट यहाँ पर मैं ग्रेजुएशन में अपरिंग नहीं हूँ क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो मैं यहाँ पर परसेंटेज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर रिजल्ट अवॉइडेड अपरिंग पे आपको क्लिक करना होगा। बट मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक कर दूंगा। परसेंटेज पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट की है। तो यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट की थी तो मैं यहाँ पर 2017 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2017 सेलेक्ट करने के बाद में ग्रेजुएशन में आपके जो भी परसेंटेज बने थे वो परसेंटेज आपको यहाँ पर देने होंगे। ये डिटेल फिल करने के बाद में आपको आ जाना है BEd इक्विवलेंट। आपने BEd की है तो आपके BEd के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देने होंगे। जैसे कि मान लो कि हिंदी थी, BEd के आपके सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर इस तरह से फिल कर देना है। फिर सोशल STD तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इस तरह से आपको BEd के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। BEd के सब्जेक्ट फिल करने के बाद में आपने BEd कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर फिल कर देना है।
यूनिवर्सिटी बीएड फिल करने के बाद में आपके बीएड के क्या रोल नंबर थे वो रोल नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। दे देने के बाद में आपको यहाँ पर देना होगा कि आपका बीएड का जो रिजल्ट था वो सीजीपीए में था, ग्रेड में था या पास क्या था, वो परसेंटेज में था या किस में था, वो आपको यहाँ पर देना होगा। यदि आप बीएड कर रहे हो, आप अपीलिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड पे आपको क्लिक करना होगा ताकि आपकी आगे की जो भी डिटेल होगी वो अपनी यहाँ पर आपकी हाइड हो जाएगी। यदि आपने बीएड कंप्लीट कर ली है और आपका रिजल्ट आ गया है तो आपको आपका रिजल्ट किस में आया, सीजीपीए में आया है, ग्रेड में आया, परसेंटेज में आपको क्लिक करना होगा। यदि आपकी बीएड चल रही है और लास्ट ईयर है तो आप यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड या अपीलिंग करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। बट मेरे यहाँ पर बीएड कंप्लीट हो गई तो मैं यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मेरे यहाँ पर बीएड कंप्लीट हुई थी 2020 के अंदर, तो मैं यहाँ पर 2020 सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आपको स्टार्ट कर लेना और आपके कितने परसेंटेज बने थे बीएड के अंदर वो परसेंटेज भी आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपके कितने परसेंटेज बने थे। इस तरह से आपको ये डिटेल फिल करनी होगी। ये डिटेल फिल करने के बाद में आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन, यदि आपने बीएसटीसी वगैरह कुछ डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको इसकी डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। उसी प्रकार आपको किस तरह से ये डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। आपको सब्जेक्ट के नाम फिल करने होंगे, आपने क्या क्या सब्जेक्ट कितने कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, आपके क्या रोल नंबर थे, आपके रिजल्ट आ गया तो आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या क्या था, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका रिजल्ट है वो आपको लेना होगा, सीजीपीए ग्रेड पास या परसेंटेज क्या था आपका रिजल्ट, वो रिजल्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। आपने कौन सी ईयर में किया है डिप्लोमा वो आपको सेलेक्ट करना होगा और आपके क्या परसेंटेज थे वो आपको यहाँ पर देना होगा। यदि आपने ये करने के बाद में कोई पीजी भी किया हुआ है या एमए, एमएससी, एमकॉम किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। यदि मैंने यहाँ पर एमए किया है तो मैं एमए की डिटेल यहाँ पर दे दूंगा। एमए आपने कौन सी सब्जेक्ट से किया है वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे मैंने एमए ज्योग्राफी से किया तो मैं यहाँ पर ज्योग्राफी फिल कर देता हूँ। इस तरह से आपको एमए की सब्जेक्ट, एमए जिस सब्जेक्ट से किया है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल कर देना। कौन से बोर्ड से आपने एमए किया है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया है, उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको इस तरह से यहाँ पर देना होगा। एमए के रोल में आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपका रिजल्ट था जो कि सीजीपीए में था, ग्रेड में था, परसेंटेज में था या रिजल्ट अवेटेड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। बट मैंने यहाँ कंप्लीट तो मैं परसेंटेज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में आपके एमए कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ था वो आपको यहाँ पर देख लेना है और उसके परसेंटेज कितने परसेंटेज आपके बने थे वो परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल कर देना है। परसेंटेज फिल करने के बाद में आपको क्या, जैसे कि यहाँ पर आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया, आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से डिटेल कंप्लीट कर लेनी है। यदि आपने कोई अदर क्वालिफिकेशन किया है तो आप उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर दे सकते हो या और नहीं किया तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ये तीनों कैटेगरी आपको फिल करना है यहाँ पर कंपल्सरी। ये डिटेल आपको यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आप यहाँ पर देख लीजिए कि यदि आपने कोई एक्सपीरियंस किया हुआ है, फलाने का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए कि ION एक्सपीरियंस इन रिक्वायर्ड पोस्ट, यदि इस पोस्ट के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। आप यहाँ पर यस करते हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी कि आपको कब से कब तक का एक्सपीरियंस है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, यहाँ पर एम्प्लॉयर का नाम फिल करना होगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपने जहाँ पर भी आपने काम किया उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। आपका डिजिग्नेशन पद का नाम आपको यहाँ पर देना होगा कि आपने किस पद पर काम किया है। डिपार्टमेंट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। आपके काम की प्रकृति, आपका रोल क्या था वो आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आपको समय सिलेक्ट कर लेना होगी, आपने कब से कब तक यहाँ पर काम किया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो आपके यहाँ पर कितने साल तक आपने काम किया था वो टाइम आपको यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पर आके देख लेना है कि आपके पे स्केल वेतनमान आपका क्या था और ग्रेड पे आपकी क्या थी और उसकी पीडीएफ जो आपको यहाँ पर स्कैन कर लेनी है कि जो आपका एक्सपीरियंस बना हुआ है उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको उसकी पीडीएफ अपलोड करनी होगी। जैसे आप ये डिटेल फिल करते हो तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको उसकी डिटेल पीडीएफ अपलोड कर देनी होगी। पीडीएफ अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। बट मैंने क्या है कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा। नो पर क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर पूछ भी डिटेल यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि कंप्लीट है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपने फॉर्म को वेरीफाई करना होगा कि जो भी डेटा आपने किया है फिल किया है वो सही है या नहीं है, वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। तो इन चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ओटीपी सेंड पे ओके कर देना है और आपके जो भी मोबाइल नंबर थे उस मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पर ओटीपी सेंड की जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देनी है। तो मेरे पास यहाँ पर ओटीपी आ गई है तो मैं यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ओटीपी वेरीफाइड का ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ पर ओटीपी जो मैंने फिल की थी वो ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई हो गई है।
ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पे देख लीजिए कि आपको यहाँ पर अपनी फोटो और अब सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। फोटो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, यहाँ पर देख लीजिए कि फोटो की साइज क्या रहने वाली है। यहाँ पर फोटो की साइज आपकी 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, 50 KB से कम की नहीं होनी चाहिए और 100 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर की साइज आपकी 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में यदि आपके कोई बॉडी मार्क्स है, आपके कोई भी चोट का या तिल का निशान है तो वो आपको यहाँ पर देना होगा। यदि आपकी कोई बॉडी मार्क्स नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क्स भी कर सकते हो, नो मार्क की एंट्री भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं नो मार्क की एंट्री कर देता हूँ। नो मार्क की एंट्री करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके फॉर्म का प्रिंट व्यू आपको इस तरह से दिखाई देता है। तो आपको अपनी जो भी डिटेल आपने फिल की है उस डिटेल को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसमें कोई संशोधन तो नहीं है। आपको अपने फॉर्म को यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर चेक कर लेना है। चेक स्क्रॉल करते हुए आपको अपने प्रिंट व्यू को चेक कर लेना है और नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स का एक डिक्लेरेशन का एक चेक बॉक्स मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यदि आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती है और आप अपने फॉर्म के अंदर अपडेट करना चाहते हो या इसको वापस सुधार करना चाहते हो या संशोधन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर अपडेट पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद में आप अपने फॉर्म पर सुधार कर सकते हो। यदि आपने अपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लिया, उसमें कोई गलती नहीं है, पूरा फॉर्म कंप्लीट है और सही है, तो आपको इसका पेमेंट करना होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आप इसके अंदर कोई भी संशोधन नहीं कर पाओगे। बाद में इसके अंदर संशोधन करेक्शन करने के लिए इसका पेमेंट लिंक खोला जाएगा, उसका आपको अलग से चार्ज आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर मैं फाइनल सबमिट पर फॉर्म मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है, पूरा फॉर्म सही है, तो मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट करवाना होगा। आपके यहाँ पर पेमेंट विंडो खुल जाती है। पेमेंट करवाने के लिए आपके यहाँ पर दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक तो आप यहाँ पर पेमेंट नेट बैंकिंग से भी करवा सकते हो, जैसे कि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करवा सकते हो, या आप अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी आप अपना पेमेंट करवा सकते हो। एटीएम कार्ड से पेमेंट कराने के लिए आपको एटीएम के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपके जो भी कार्ड नंबर है वो कार्ड नंबर आपको यहाँ पर इस तरह से वहाँ पर आपको इस तरह से फिल करना होगा। फिर कार्डधारक का नाम जो भी है वो कार्डधारक का नाम आपको फिल करना होगा। कार्डधारक का नाम फिल करने के बाद में आपके कार्ड के जो भी सीवीसी नंबर है वो सीवीसी नंबर आपको फिल करने होंगे। फिर आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपकी जो भी अकाउंट है, खाता है, जिसके साथ जो भी मोबाइल नंबर लिखे होंगे उसके ऊपर एक ओटीपी आपको सेंड की जाएगी। जैसे आप वो ओटीपी वेरीफाई करते हो तो आपके अकाउंट से मतलब आपकी जो भी शुल्क लग रहा है, यहाँ पर जो भी चार्ज लग रहा है आपका फॉर्म फिल करने का, यहाँ पर जैसे SC ST वालों का 150 रुपये लग रहे हैं, तो वो पेमेंट यहाँ पर आपका काट लिया जाएगा और आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। जैसे आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है तो आपको वहाँ से अपने फॉर्म की प्रिंट आउट वहाँ से ले लेनी है। इस तरह से आप अपना सेकंड इंडियन टीचर भर्ती 2022 का फॉर्म फिल कर पाओगे। आज मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर भी आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद।